हाय। जब मार्केट बुलिश होता है, एवरीबॉडी इज बाइंग इन द स्टॉक मार्केट, तब किसी भी स्टॉक को खरीदना, उस पर रिटर्न कमाना बहुत आसान होता है। दुनिया भर के सारे एनालिस्ट टीवी पे, यूट्यूब पे, यूट्यूबर्स छोटे मोटे बड़े, वो सारे आके आपको स्टॉक का ज्ञान दे सकते हैं कि ये स्टॉक खरीदो, ये ऊपर जाएगा, इसके टारगेट्स ये हैं। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। लेकिन जब मार्केट कंडीशन ये होती है कि मार्केट ओवर वैल्यूड होता है, एक्सपेंसिव होता है, मार्केट के वैल्यूएशन महंगे होते हैं। थर्ड वेव आपकी कोविड की आपके दरवाजा खटखटा रही होती है, नॉक कर रही होती है कि अगस्त सितंबर में इट्स अगेन गोना कम। क्रूड ऑयल के प्राइसेस आर सोरिंग नाउअडेज, इन्फ्लेशन इज राइजिंग ऑन मेनी कंट्रीज, यूएस बॉन्ड यील्ड्स आर गोइंग अप। तब ऐसा लगता है कि मार्केट कहीं न कहीं जाके फंस गया है, थक गया है और इससे ऊपर जाना मार्केट के लिए थोड़ा सा टफ होगा। मार्केट में करेक्शन देखना कई इमर्जिंग मार्केट में या डेवलप्ड मार्केट में धीरे धीरे करेक्शन हुआ आना स्टार्ट हो चुका है। तो जब ऐसा फेज होता है मार्केट का, तो वो एनालिस्ट अचानक से गायब हो जाते हैं कि अब हमें मार्केट में क्या करना चाहिए, क्या बाइंग करनी चाहिए, क्या सेलिंग करनी चाहिए, फिर वहां डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऐसे मार्केट में आपको किन स्टॉक्स में पैसा लगाना चाहिए, फंडामेंटली उस स्टॉक की स्टोरी क्या कहती है, एनालिस्ट जो सीएलएसए और मैक्वारी जैसे रेटिंग एजेंसीज होती हैं, वो उस स्टॉक के बारे में क्या कहते हैं, उस स्टॉक को बाय रिकमेंडेशन देने में क्या लॉजिक है और उसके क्या टारगेट्स हो सकते हैं। ऐसी मार्केट जब मार्केट गिर रही होती है, जब मार्केट चॉपी होती है, मतलब मार्केट अगले एक साल तक अगर इस लेवल से ऊपर नहीं जाती है, तब भी मार्केट करेक्टिव फेज में होती है, क्योंकि आपका पैसा जो इन्वेस्टमेंट होता है वो डेप्रिसिएट हो रहा होता है इन्फ्लेशन के साथ। अगर आपके पैसे में रिटर्न नहीं आ रहा, तो एक तरह से वो भी मार्केट में करेक्शन ही है कि मैंने 100 रुपए का स्टॉक खरीदा, एक साल बाद भी 100 रुपए का स्टॉक है, तो मुझे नुकसान ही हो गया 8-10% का, बिकॉज 8 to 10% का जो इन्फ्लेशन है वो मेरे 100 रुपए के वैल्यू उतनी कम कर देता है। सो इन दिस वीडियो वी आर गोना टॉक अबाउट वन और टू स्टॉक, मेजरली टू स्टॉक्स, कि जिनको अगर मार्केट गिर भी रही हो तब भी हमारे पोर्टफोलियो में होने चाहिए, हमें फ्रेश बाइंग करनी चाहिए। उसके पीछे रीजनिंग क्या है और उसके पीछे स्टोरी क्या है। तो नेक्स्ट 10 मिनट हम टेलिंग दिस स्टोरी। सो पहला स्टॉक है जो हमारी लिस्ट में, वो है टाटा स्टील। टाटा स्टील FY 18-19 या उसके बाद वाले फाइनेंशियल ईयर में इस कंपनी ने अपने लॉस दिखाए थे बैलेंस शीट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बिकॉज कंपनी वाज नॉट डूइंग गुड। लेकिन अभी आज की डेट में अगर स्टॉक प्राइस मूवमेंट की बात करें तो पिछले एक साल में कंपनी ने करीबन 2 से 3 गुना का रिटर्न अपने इन्वेस्टर को दिए। पिछले कई दिनों से जो मार्केट थोड़ी सी चॉपी है, वोलेटाइल है, कंसोलिडेट हो रही है, थोड़ा बहुत नीचे जा रही है, तब भी इट इज नॉट शोइंग एनी वीकनेस साइन, और 1100 रुपए से 1200 रुपए के भाव में पिछले 2-3 दिनों में आ चुका है। सीएलएसए और मैक्वारी जैसी रेटिंग एजेंसीज ने इनकी रेटिंग बढ़ा दी है। द रेटिंग हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम AA to AA plus। AA plus is a wonderful rating for any Indian company। अगर किसी कंपनी में होती है तो बहुत अच्छी रेटिंग है। कंपनी के जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट्स हैं फाइनेंशियल ईयर 2021 में आने थे, जो एनालिस्ट ने एस्टिमेट लगाया था कि ये प्रॉफिट आएंगे, वो एक तो बहुत अच्छा एस्टिमेट लगाया था कि प्रॉफिट लगभग पिछले साल से डबल हो जाएंगे, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा प्रॉफिट्स आए इस कंपनी के। तो कंपनी का अभी मार्केट प्राइस है 1200, कंपनी की जो पीई वैल्यूएशन है दैट इज अराउंड 80। कंपनी ने अपना डेट रिड्यूस कराया है, काफी डेट रिड्यूस कर दिया है, मतलब अगर पर स्टॉक अगर इस कंपनी का माने तो करीबन 90 रुपए का कर्जा रह गया है। कंपनी का फ्री कैश फ्लो बहुत बढ़ चुका है, कंपनी की कैश इन हैंड की पोजीशन बहुत अच्छी है। अगर आज के दिन में कंपनी बंद हो जाती है, शट डाउन करने का प्रमोटर फैसला लेते हैं, तो हर इन्वेस्टर को मोर देन 200 रुपीस मिल सकते हैं। तो आइए इस कंपनी के बारे में थोड़ी सी जानने की कोशिश करते हैं। और टारगेट में आपको पहले ही बता देता हूँ, अगर आज की डेट में 1200 रुपए है, तो डेफिनेटली दिस स्टॉक इज गोइंग टू बी डबल इन नेक्स्ट 1 ईयर और 2 ईयर और 3 ईयर। अगर 2 से 3 साल में भी यहाँ से डबल हो जाता है, दैट्स आल्सो वंडरफुल रिटर्न। तो कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, सारे मैक्रो सपोर्ट कर रहे हैं। मैक्रो मतलब स्टील प्राइसेस, अगर आपने देखे होंगे आज से 1 साल पहले स्टील प्राइसेस जितने थे वहां से लगभग डबल हो चुके हैं। पहले 4000 रुपए का एक क्विंटल मिलता था लोहा, आज की डेट में वो स्टील और वो आयरन रॉड वो 7000 या 7500 के मतलब क्विंटल मिल रहा है। तो कमोडिटी प्राइस इज इंक्रीजिंग। इन इस कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो कैपेक्स है, वो इंक्रीज हुआ है। इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी और ऑटोमेटेड हो गई है। ये कैपेक्स में ध्यान दे रहे हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग पे ध्यान दे रहे हैं, अपना एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं। तो दिस कंपनी इज ऑन द राइट ट्रैक। कंपनी ने डेट रिड्यूस करा है, कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो है,
और कंपनी की प्रोडक्टिविटी, सेल्स, प्रॉफिट्स, टॉप लाइन, बॉटम लाइन, एवरीथिंग इज गेटिंग इंक्रीज। तो इस कंपनी के बारे में और जानते हैं वीडियो के अगले पार्ट में। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे कैश फ्लो की कि कैश फ्लो इस कंपनी का काफी पॉजिटिव है और बहुत ज्यादा कैश फ्लो अब बढ़ चुका है। तो आइए आपको समझाता हूँ पहले कि कैश फ्लो होता क्या है, एक एग्जांपल है। और इस टी स्टॉल वाले की जो डेली सेल्स है वो करीबन 200 रुपए पर डे है। उसके जो फिक्स एक्सपेंसेस हैं रॉ मटेरियल के वो करीबन 100 रुपए आते हैं, और उनका कैश फ्लो को समझने के लिए हमें बात करना पड़ेगा कि उसने 200 रुपए की चाय बेची, 100 रुपए उसका जो नेट प्रॉफिट आया, उसमें 80 रुपए की तो वो उधारी में चाय देता है। अगल बगल के ऑफिस वाले लोग आते हैं के लिए, तो 80 रुपीज ऑफ 200 रुपीज सेल्स। आज कुछ और भी खर्चे होते हैं उस चाय स्टॉल में। तो जैसे अगर कोई दिन की 2 ग्लास टूट गई तो 10 रुपए का खर्चा वो हो गया। एक स्मॉल टेबल उसने लगाई, उस टेबल का खर्चा करीबन 25 रुपए का हो गया। तो अगर इन सारे खर्चों को, ट्रेड रिसीवेबल और बाकी के खर्चों को मिला लेते हैं, तो 115 रुपए पर डे की स्पेंडिंग हो गई। हालांकि 200 रुपए का उसने बेचा, 100 रुपए का उसका खर्चा था, लेकिन 115 रुपए अभी उसके पास वो आने बचे हैं जो 200 रुपए की सेल्स करी थी। तो अगर हम कैश फ्लो की बात करें तो वो हो जाएगा -15, क्योंकि हमने खर्चा किया 100 रुपए, हमें पैसे मिल रहे हैं दिन के टोटल 85, 115 रुपए हमें बाद में मिलने हैं। तो कंपनी नेट प्रॉफिट तो बना रही है, लेकिन मेरे को मिल सिर्फ 85 रहे हैं, यानी कि मैं 15 रुपए नेगेटिव में हूं। तो मेरा जो फ्री कैश फ्लो है वो -15 है। ये सारी ऐसी होता है इस कंपनी की। अगर बात करें, टाटा 1800 करोड़ का है, और पूरे फाइनेंशियल ईयर में लास्ट क्वार्टर 8800 करोड़, पूरे फाइनेंशियल ईयर में 23,700 करोड़। अगर डेट की बात करें तो 90 रुपए इनका जो डेट अब पर शेयर रह गया है वो सिर्फ 90 रुपीज है। तो उन्होंने बहुत ज्यादा डेट दी, रुपए कम किया है। तो मतलब एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर ये 244 प्लस 90 होता था, करीबन 320 325 रुपए के आसपास का पर शेयर में डेट होता था, विच हैज बीन लोअर डाउन टू 90 रुपीज। और कंपनी के पास सरप्लस कैश है अराउंड 250 रुपीज पर शेयर। इसका मतलब है कि कंपनी अगर आज बंद होती है तो सरप्लस कैश में से अगर कंट्रीब्यूशन होता है कैश का, तो पर शेयर होल्डर को के फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। अगर आपने रूरल इकोनॉमी या अर्बन इकोनॉमीज की बात देखें, तो जैसे जैसे ये पेंडेमिक धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी इम्प्रूव होती जा रही है। यूरोपियन ऑपरेशंस भी इम्प्रूव हुए हैं, इंडियन ऑपरेशंस भी इम्प्रूव हुए हैं, इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छे खासे इम्प्रूव हो चुके हैं। और जो कि यूरोप का ऑपरेशंस जो कि एक समय लॉसेस में था, दैट हैज बीन लाइक नाउ बिकम इन प्रॉफिट्स। और पिछले 3 क्वार्टर में जो यूरोप में लॉस करे थे वो उन्होंने मार्च क्वार्टर में उन्होंने अच्छे खासे प्रॉफिट दिखाए। यूरोपियन ऑपरेशन कोविड पेंडेमिक के बाद धीरे धीरे और अच्छे होते जा रहे हैं। वहाँ पे इंडस्ट्री में एक्सपेंडिचर बढ़ता जा रहा है, इंफ्रा में यूरोप में काफ़ी एक्सपेंडिचर हो रहा है। तो कुल मिलाकर के इस कंपनी के पास बहुत सारे पॉजिटिव हैं। कंपनी और भी अपना डेट रिड्यूस कर सकती है इन कमिंग क्वार्टर, जिससे उनका इंटरेस्ट कॉस्ट और भी कम हो जाएगा और अपने शेयर होल्डर को और भी अच्छा रिटर्न दे पाएंगे। कंपनी के मुताबिक कंपनी अपनी इंडियन प्रोडक्शन को 2030 तक यहां से डबल करने वाले हैं। डबल करने का मतलब है कि इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 2030 तक 40 मिलियन टन पर ईयर की हो जाएगी। केयर ने इसकी रेटिंग ए से AA+ कर दी है। आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने इनको बाई रेटिंग दी है। आईसीआईसी डायरेक्ट ने इनको 1500 रुपए पर शेयर का टारगेट दिया है। केयर ने 1450 रुपए का टारगेट दिया है। प्रभुदास लीलाधर जो कि एक इंडियन एनालिसिस एजेंसी है, उसने 1500 से ऊपर के टारगेट दिए हुए हैं। तो कंपनी अपने मैन्युफैक्चरिंग में बड़ी ही रोबस्टली काम कर रही है। अगर आप पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले लास्ट फाइनेंशियल ईयर में देखेंगे तो कंपनी की सेल्स में करीबन ऑर्गेनिक ग्रोथ 35% की हुई है। कंपनी मार्केट लीडर है इंडियन स्टील बिजनेस में। और इससे बढ़िया कंपनी अगर आपको वेल मैनेज्ड कंपनी किसी भी, अगर आपको स्टील सेक्टर में देखनी है तो हो सकता है ना मिले। टाटा ग्रुप अपने आप में ही एक बड़ा ग्रुप है।
एक कॉरपोरेट गवर्नेंस इनकी बहुत तगड़ी मानी जाती है पूरी इंडस्ट्री में। तो कॉरपोरेट गवर्नेंस को लेके कभी कोई इश्यू आने वाले नहीं है। साइक्लिकल स्टॉक होते हैं स्टील या ऐसी ऐसी इंडस्ट्री, स्टील सीमेंट जुड़े, स्टील और सीमेंट से जुड़े हुए सेक्टर, अभी इनका टाइम बहुत बढ़िया चल रहा है। लास्ट के करीबन एक साल में 300% का स्टॉक ऑलरेडी रिटर्न दे चुका है। अगले आने वाले एक साल में भी लगभग 30-40% की रिटर्न की आप उम्मीद कर सकते हैं। बात करते हैं रिस्क की, तो ग्लोबल स्टील प्राइसेस एक बहुत बड़ा मेजर रिस्क है। इंटरनेशनल प्राइसेस में प्राइस अगर मूवमेंट डाउनवर्ड्स होते हैं तो वो भी एक बड़ा रिस्क है। लेकिन अगर बात करें रीसेंट पास्ट की, तो रीसेंट पास्ट में ऐसा कोई ग्लोबल प्राइस करेक्शन स्टील में ऐसा देखने को मिला नहीं है। चाइना ने हालांकि कुछ अपना स्टील डंप करा है मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में, लेकिन इंडियन स्टील कंपनीज की परफॉर्मेंस लगातार अच्छी है। दे आर प्रोड्यूसिंग इन गुड क्वालिटी, गुड क्वांटिटी। और टाटा स्टील आपको अपने पोर्टफोलियो में एक हीरा है जो रखना जरूर चाहिए। यहाँ से 30-40% एनुअलाइज रिटर्न अगले 2-3 साल के लिए आपको यहाँ से दिखाई देता है, जिस तरह कंपनी अपने ऑपरेशंस को, अपने फाइनेंसेस को मैनेज कर रही है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल।